कॉन्टिंजेंट 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 है कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है, कॉन्टिंजेंट नहीं है, कॉन्टिंजेंट चीज कॉन्टिंजेंट है, आइलैंड भी कॉन्टिंजेंट है, कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट कॉन्टिंजेंट चीज है, कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट ऐसा सोच। मुफ्ती साहब आपका नाम क्या है? कॉन्टिंजेंट। मुफ्ती साहब आपकी शादी हुई है? कॉन्टिंजेंट। मुफ्ती साहब आपके बच्चे हैं? कॉन्टिंजेंट। मुफ्ती साहब आप करते क्या हो? कॉन्टिंजेंट 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 कॉन्टिंजेंट। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। तो अब तक तो आपने जावेद अख्तर और मुफ्ती साहब की डिबेट देख ही ली होगी। सीधे बात डिबेट की करते हैं। इस पूरे डिबेट में कंटिंजेंट, इनफाइनाइट रिग्रेस और लॉजिकल फैलेसी जैसी भारी भरकम वर्ड्स के नीचे सारे तर्कों को पीस पीस के चटनी बना दी गई। एक फिल्म आई थी ओ माय गॉड 2। इसमें वकील पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर की बेटी से मास्टरबेशन के बारे में बार बार पूछती है, लेकिन उनकी बेटी को शर्म आती है और वो ये बात बताना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी वकील बार बार पूछते रहती है। उसके बाद क्या किया उन्होंने पता है आपको? सारी की सारी बातें बेझिझक बिना शर्म के संस्कृत में कह डाली। प्रस्तुत दृश्य से ये इंगित होता है कि कोई युवा बड़ी ही गोपनीय पद्धति से परस्पर अपने हाथों द्वारा अपनी काम उत्तेजना का मर्दन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे संस्कृत कोई नहीं समझता है, इसलिए किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो क्या कह रही है, और उनको भी इस बात से शर्म नहीं आएगी कि उसने सबके सामने मास्टरबेशन की बात की है। मतलब उन्होंने अपनी सारी बातें भी कह दी और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। ठीक यही किया मुफ्ती साहब ने पूरी डिबेट में। कॉन्टिंजेंट है कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है, कॉन्टिंजेंट नहीं है। बार बार जावेद अख्तर साहब ये कहते रहे कि मुझे इन वर्ड्स का मतलब नहीं समझ आता, मैं नहीं समझता इन वर्ड्स को, लेकिन इसके बावजूद भी मुफ्ती साहब ने बार बार उन वर्ड्स का यूज किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर जावेद साहब को इन वर्ड्स के मतलब पता चल गए तो शायद वो इनके कुछ जवाब दे देंगे, और अगर उन्होंने जवाब दे दी तो सारी की सारी डिबेट यहीं खत्म हो जाएगी। इसके अलावा मुफ्ती साहब के पास कुछ बचेगा भी नहीं। अब ये वीडियो देखकर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर छोड़ के जाने वाले हैं। अलविदा दोस्तों, तुम्हारा हमारा साथ यहीं तक था, निकल जाओ। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि जावेद साहब डिबेट हार गए। कैसे? जब मुफ्ती साहब की बातों को जावेद साहब समझ ही नहीं पाए तो हार जीत कैसे? अगर मुफ्ती साहब की बातों को जावेद साहब समझ पाते और उसके बावजूद भी उनके पास कोई जवाब नहीं होता तो शायद जावेद साहब हार जाते, लेकिन तुमको कैसे पता कि जावेद साहब के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था? क्योंकि वो तो ये बातें समझ ही नहीं पाए। दूसरा कारण जावेद साहब के जवाब ना दे पाने का कि मुफ्ती ने पहले ही आके ये कह दिया कि ये पूरी डिबेट लॉजिक और रीजनिंग पे होगी, इसमें साइंस की कोई यूज नहीं होगी, और इसके लिए एक बहुत ही बकवास सी एग्जाम्पल दी। इसकी बात आगे करेंगे। उन्होंने कहा कि इमोशनल चीजों पे भी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आप बताओ कि लॉजिक में लॉजिकल बचा ही क्या? लॉजिक के बेस पे साइंस है, आपने साइंस को ही अलग कर दिया, और कोई इमोशनल बात नहीं होगी। आपको इमोशनल से क्या लेना देना है? कोई बात इमोशनल है इसका ये मतलब कब से होने लगा कि वो लॉजिकल नहीं है? आपको लॉजिक से मतलब है ना, चाहे वो बात साइंटिफिक हो या फिर इमोशनल हो या फिर जैसा हो, आपको क्या? क्योंकि उनको पता था कि मुफ्ती साहब जो बात करने वाले हैं उन बातों को साइंस के जरिए गलत साबित की जा सकती है, और अगर इमोशनल लॉजिकल बात आएगी तो मुफ्ती साहब बुरी तरीके से फंस जाएंगे। इसीलिए पहले ही उन बातों को साइड कर दिया गया और पहले ही अपनी जीत पक्की कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी जीत नहीं पाए। शर्म आनी चाहिए। मुझे ये बताओ कि डिबेट दो लोगों के बीच में थी ना, तो तुमने अकेले ये डिसाइड कैसे कर लिया कि इस पूरी डिबेट में किस चीज की बात होगी या नहीं होगी? साइंस की बात होगी या नहीं होगी? इमोशनल लॉजिक दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे? क्या जावेद साहब ने एग्री किया? सिंपल बात है कि तुम्हें गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव या डिस्प्रूव करना है। अब चाहे वो साइंस के थ्रू करे या फिर किन्हीं इमोशनल बातों से करे, लेकिन नहीं। अब आप बताओ कि जावेद साहब के सारे रास्ते तो पहले ही बंद कर दिए गए। अब वो बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? मुफ्ती ने कॉन्टिंजेंसी की बात की और एग्जांपल दिया एक पिंक बॉल का। सीधा मतलब ये है कि एक बॉल है, उसको किसी ने बनाया, उसके बनाने वाले को किसी ने बनाया, फिर उसको किसी ने बनाया, फिर उसको किसी ने बनाया, और ऐसे ही ये बन जाता है इनफाइनाइट रिग्रेस। मतलब एक का कारण दूसरा, दूसरे का कारण तीसरा, तीसरे का कारण चौथा, चौथे का कारण पांचवा, और ऐसे ही ये चलते ही रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट रिग्रेस, और मुफ्ती साहब इनफाइनाइट रिग्रेस को मानते हैं लॉजिकल फैलेसी। मतलब ऐसी बात जो सुनने में तो ठीक लगती है लेकिन हकीकत में एक गलत तर्क है, और इसी डिबेट में बार बार मुफ्ती साहब लॉजिकली फ्लॉड आर्गुमेंट देते हैं। जब वो जावेद साहब को जवाब देते हुए कहते हैं कि एथिज्म इज स्टुपिडिटी, ये लॉजिकल फैलेसी है, ये मौलाना एक नंबर का जाहिल गधा है, इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। ये एक लॉजिकल फैलेसी है, क्योंकि मैंने मौलाना की बातों को, मौलाना की आर्गुमेंट को काउंटर करने के बजाय मौलाना पे हमला किया है। ये एक लॉजिकल फैलेसी है। पहली बात तो कॉन्टिंजेंसी वाला आर्गुमेंट ही कितना बकवास है ये आप समझ सकते हो क्वांटम इवेंट से, या फिर यूरेनियम के रेडियो एक्टिव डीके से, या फिर वैक्यूम से, और ये बात मुझसे बेहतर विजेता भाई समझा सकते हैं। मुफ्ती शमाइल का कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट बेहुदा है। उन्होंने कहा कि हर चीज का कारण है, कह रहे थे कॉन्टिंजेंसी कि कोई पिंक बॉल है, ये यहाँ पड़ी है, क्यों पड़ी है, पिंक कलर की क्यों है, कुछ ना कुछ कारण है, और सभी चीजें कॉन्टिंजेंट है, तो इनसे मिलकर बनने वाला यूनिवर्स भी कॉन्टिंजेंट होगा, उसका भी कुछ कारण होगा, फिर उस कारण का कुछ कारण होगा, और ऐसे बन जाएगा इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, जो एक लॉजिकल फैलेसी है। कोई ना कोई
कोई फर्स्ट कॉज तो होना चाहिए, और वो फर्स्ट कॉज भगवान है। अय हाय माशाअल्लाह, क्या बात है। आई हेट टू से दिस, लेकिन वो चारों ही पॉइंट पे गलत है। वेलकम टू द क्वांटम वर्ल्ड। एक इलेक्ट्रॉन है वो हाई स्टेट में है, लो स्टेट में जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को एमिट कर देता है फोटोन के फॉर्म में। एग्जैक्टली वो ये कब करता है, क्या ट्रिगर है नहीं पता, स्पॉन्टेनियस। जैसे दिल्ली के लड़के होते हैं ना, वो कभी भी मुड़थल निकल लेते, पराठे खाने रात को 2 बजे, स्पॉन्टेनियस। या आप देखो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि वैक्यूम की एनर्जी जिटर करती है, उसमें अचानक से पॉप अप होते हैं, क्यों नहीं पता। तो कई साइंटिस्ट भी क्या कहते हैं कि जो बिग बैंग है वो भी एक तरह का क्वांटम फ्लक्चुएशन रहा होगा एक मैसिव स्केल पे। तीसरा आप एग्जांपल देखो यूरेनियम के एटम्स का, आइडेंटिकल एटम है, एक बैठा हुआ है 1000 साल तक, दूसरा फट गया, क्यों हुआ वो रेडियो एक्टिव डीके नहीं पता, फंडामेंटली रैंडम है। और 2022 में तो नोबेल प्राइज मिला 3 फिजिसिस्ट को, ये उन्होंने एंटेंगल्ड फोटॉन्स का एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे प्रूव हो गया कि हाँ क्वांटम वर्ल्ड में स्पॉन्टेनिटी है। तो मुफ्ती जी आपका तो जो पहला आर्गुमेंट था, जिस प्रेमाइस में आपने पूरा बिल्ड किया था, वही धराशायी हो गया, डिबेट ही खत्म हो गई। खैर आपने फिर कहा कि कॉन्टिजेंट चीजों से बनने वाला यूनिवर्स में कॉन्टिजेंट होगा, यहां भी आप गलत है। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। मान लो विराट कोहली अच्छा क्रिकेटर है, गौतम गंभीर भी बढ़िया है, अब ऐसे बढ़िया क्रिकेटर को मिलाकर आप जो टीम बनाओगे, जरूरी नहीं कि वो कमाल की टीम हो, है ना, उनके बीच में हो सकता है वो टीम एनर्जी ना हो। या आपने कोई एक ईंट ली, 5-5-5 ईंट से आपने एक कॉलम बना दिया, तो जो कॉलम है उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होंगी उस ब्रिक से अलग, तो यहां भी आप गलत है। दूसरी बात कि आप यूनिवर्स के बाद गॉड पे जाके रुक क्यों गए। फिर मैं पूछूंगा कि आपके गॉड को बनाने वाला कौन है, फिर आपका आंसर ये हो सकता है कि वो यूनिवर्स के लिए जरूरी है और उसको कोई नहीं बना सकता क्योंकि वो ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिशाली है और वो अपने आप बन गया। फिर मैं ये क्यों नहीं कह सकता कि गॉड है ही नहीं, ये यूनिवर्स ही अपने आप में ओमनीपोटेंट है, ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिशाली, और इसको बनाने के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं है, ये भी अपने आप बन गया और ये यूनिवर्स ही नेसेसरी है ताकि बाकी सारी चीजें कंटिजेंट रहे। और तीसरी बात कि आपको कैसे पता कि इस चेन के जो लास्ट में है वो गॉड ही है, बस आंख बंद करके मान लिया। और अगर गॉड ही है तो वो किसके गॉड हैं, किस रिलीजन के गॉड हैं। इस दुनिया में लगभग 4000 से ज्यादा रिलीजन है, वो किस रिलीजन के गॉड हैं। और फिर से आखिरी बात की आप इसको एक लीनियर चेन के रूप में क्यों देख रहे हैं, एक सर्कल के रूप में देखिए ना, लाइक वाटर साइकिल, बादल से बारिश, बारिश से समंदर, समंदर से वाष्प, वाष्प से बादल, बादल से फिर बारिश, ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन नहीं, जावेद साहब के तर्कों को इमेजिनेशन कह के टाल सकते हैं, लेकिन फिर बाद में खुद भी इमेजिन ही करना है कि वो जो चैन के लास्ट में है वो गॉड ही है। जावेद साहब मुझसे ये मुतालबा करें कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट। नो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। क्या बकवास लॉजिक है, केवल एक बात सुन के भाग मत जाना। पहली बात तो आप कहते हो कि गॉड मेटाफिजिकल है, आपको कैसे पता कि गॉड मेटाफिजिकल है? गॉड ने आपके कानों में आके कहा था क्या? मतलब एजम्पशन पे एजम्पशन, एजम्पशन पे एजम्पशन, एजम्पशन पे एजम्पशन। दूसरी बात कि अगर मुझे पता है कि यहाँ पे केवल 2 ही चीज है, या तो वो मेटल है या वो प्लास्टिक है, तो फिर मैं मेटल डिटेक्टर से भी डिटेक्ट कर सकता हूँ। कैसे? मैं मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट करूंगा जो जो चीजें डिटेक्ट हो पा रही हैं वो मेटल है, जो नहीं हो पा रही हैं वो प्लास्टिक है। और अगर मुझे पता है कि यहाँ पे दोनों चीज है, मेटल और प्लास्टिक दोनों चीज है, तो भी मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ। जो जो चीज मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट हो पा रही है वो सारी मेटल है और जो नहीं हो पा रही है वो सारी प्लास्टिक है। कॉमन सेंस तो यूज कर लिया करो भाई, अगर है तो। ठीक यही तुम्हारे खुदा के साथ भी है। मैं साइंस से ढूंढ लूंगा कि क्या क्या साइंस है, और जो साइंस नहीं है वो तुम्हारा खुदा है। पर मुफ्ती साहब बात ऐसी है कि सब कुछ साइंस है और जो साइंस अभी ढूंढ नहीं पाई है उन पे काम चल रहा है, लेकिन साइंस ने अभी हार नहीं मानी है। तीसरी चीज कि साइंस से गॉड की तुलना क्या कर रहे हो मुफ्ती? मतलब तुमने खुद कहा कि मेटल डिटेक्टर से मेटल डिटेक्ट किया जा सकता है, प्लास्टिक नहीं। ठीक वैसे ही साइंस से भगवान को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो मुफ्ती साहब तुम्हारा गॉड साइंस से बहुत पीछे है, क्योंकि अगर मेटल डिटेक्टर से मेटल ही डिटेक्ट हो पा रही हैं, प्लास्टिक नहीं हो पा रही हैं, तो वो साइंस ही है जिसने प्लास्टिक डिटेक्टर भी बनाया है। अब तुम्हारे खुदा ने सब कुछ बनाया, तो कोई ऐसा डिटेक्टर क्यों नहीं बनाया जिससे तुम्हारे खुदा को डिटेक्ट किया जा सके? कुछ नहीं। मुफ्ती साहब ने पूरी डिबेट में केवल बकवास की है और बार बार अपनी ही बातों से कॉन्ट्राडिक्ट करते रहे। मतलब खुद ही जावेद साहब के तर्कों को इमेजिनेशन कहते हैं और फिर खुद ही इमेजिन करने लगते हैं। मतलब पूरी डिबेट में बार बार अपनी ही बातों में फंसते जाते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि जावेद साहब का उन पे ध्यान नहीं पड़ा, शायद उनके स्वास्थ्य की वजह से, वरना ये ऐसा धोया जाता कि जिंदगी में दोबारा कभी डिबेट के बारे में सोच भी नहीं पाता। ये पूरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही निकल गई, उनके बकवास आर्गुमेंट को काउंटर करने का टाइम ही नहीं मिला, इसके लिए सॉरी। लेकिन उनके हर एक आर्गुमेंट को काउंटर करने के लिए मुझे एक सीरीज बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक वीडियो में संभव नहीं है, बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके सारे आर्गुमेंट को काउंटर करूं तो प्लीज कमेंट में बताइए। चलिए चलता हूं, फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। नमस्कार।